धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भारत के इतिहास में सबसे अहम और बड़ा चुनाव होने जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत के भविष्य के लिए भी ये चुनाव काफी अहम और सबसे दमदार होने जा रहा है। भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कहा जाता है ना कि करो या मरो की स्थिति में भाजपा पहुंच चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए तो 2024 में वो कामयाबी उत्तर प्रदेश से नहीं मिल पाएगी जो 2019 में उसे मिली थी। आप लोग जानते हैं 2014 में भाजपा को अपने दम पर 71 सीटें कुल 80 में से और 2 अपना दल की मिला दें तो टोटल एनडीए को 73 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में आंकड़ा घटकर 64 पर पहुंच गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव नहीं जीतते हैं तो 2024 में क्या सिमटकर 14 पर रह जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक भाजपा की यही स्थिति रही है। इसलिए वो करो या मरो की स्थिति में आ चुकी है और शाम दाम दंड भेद दंगा बवाल कुछ भी करा के वो ये चुनाव जीतना चाहती है। एक स्थिति ये लग रही है। दूसरी तरफ लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। यही स्टोरी की सबसे अहम लाइन है। आप कहेंगे क्या नई कहानी निकाल के लाओ, तो कुछ चीज़ों पे गौर करना चाहिए। जैसे बीजेपी शाम दाम दंड भेद अपना मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री भी तमाम मुख्यमंत्री तमाम लोग झोंक दिए गए हैं, आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी है, हरतकंडा अपना रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो किस तरीके के बयान दे रही हैं, किस तरीके की उनकी चीज़ें नजर आ रही हैं, जिससे साफ ये लग रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही हैं। तो क्या है वो परिस्थितियां, उन पर गौर करेंगे। खबर को 2 हिस्से में आपके सामने रख देते हैं। तो खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं एबीपी न्यूज के एक सर्वे को लेकर। एबीपी न्यूज के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं आनंद बाजार पत्रिका से शुरुआत हुई और आज किस रूप में हर स्टेट के अंदर इसके रीजनल चैनल भी शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसने एबीपी गंगा के नाम से चुनाव से पहले ही अपना एक रीजनल चैनल शुरू कर दिया है। तो इसने एक सर्वे किया है सी वोटर के साथ मिलकर। 5 राज्यों में क्या स्थिति रहेगी उनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इनके सर्वे में तमाम चीज़ों को बताया गया कि भाई उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, पंजाब में किसकी बनेगी, मणिपुर में, गोवा में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं यूपी पर ही पूरी खबर को फोकस रखना चाहता हूँ। यूपी के ताल्लुक से इन लोगों ने दिखाया है कि यहाँ पर भाजपा को 213 से 221 सीटें तक मिल सकती हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल विधानसभा सीटें जो हैं वो है 403, सरकार बनाने के लिए चाहिए 202, यानी कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा है आज की स्थिति में, जो एबीपी न्यूज दिखा रहा है। दूसरे वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव के मुकाबले आदित्यनाथ योगी पहली पसंद बने हुए हैं लोगों की। लेकिन अगर हम और चीजें आपके सामने रखें तो इसी एबीपी न्यूज और सी वोटर का एक सर्वे हमें मिल जाता है जो अक्टूबर में किया है। आप जानते हैं अभी नवंबर चल रहा है, उसमें इन्होंने दिखाया था कि बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिल रही हैं। यहां पे इन्होंने घटा के 213 से 221 कर दी, यानी कि भाजपा की जमीन सिमटती जा रही है। ये फिलहाल इनके सर्वे में निकल के आ रहा है। तो अगर ये जमीन सिमट रही है तो विपक्ष की जमीन बढ़ रही है। फिर भी विपक्ष उस तरीके से लड़ता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या वो सवाल है जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपके सामने खबर के अगले हिस्से में रखूंगा। लेकिन एक सर्वे और देख लीजिए जो सितंबर में आया था। उस सर्वे में इन्होंने कहा था कि 259 से 267 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इन तीनों सर्वों में इन्होंने ये बात हर बार पूछी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो लोगों ने कहा अखिलेश यादव सेकंड और उसके पहले आदित्यनाथ योगी पहली पसंद बने हुए। ये एक सर्वे है। अब इस सर्वे को दूसरे तरीके से देखिए। कल वाराणसी यानी कि बनारस काशी के अंदर अमित शाह मौजूद थे, 2 दिन के दौरे पे है ना उत्तर प्रदेश में, और आज वो आजमगढ़ में गरज रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वहां पे राजभर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सोहेलदेव राजभर के नाम पर। तो ये क्या कह रहे हैं वहां खड़े होकर, कल उत्तर प्रदेश में कह रहे 300 का इन्होंने मंत्र दे दिया अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को। बता दें आपको 2017 में जब चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, तो बीजेपी को भी ये कल्पना नहीं थी कि इतनी प्रचंड जीत मिल जाएगी। 312 बीजेपी ने अपने दम पर जीते थे और तमाम अगल बगल के सहयोगियों को मिलाकर बीजेपी के पास 325 एमएलए का आंकड़ा था। उसी के बाद आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने और पिछले 5 साल से वो बने हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में भी वो रिपीट होके आएंगे। अभी तक के जो सर्वे हैं वो यही बता रहे हैं, लेकिन बार बार सर्वे आना क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के पक्ष में कि थोड़ा बीजेपी को कमजोर दिखा होता उनका, ताकि उनका जो वोटर है वो घर से निकल के आए, नहीं महाराज को बचाना है और महाराज के हक में वोट करना है।
ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या लगातार जो सर्वे हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं? और अगर सच्चाई बयान कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं, वो दमदार तरीके से लड़ती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्या है वो सवाल, उन पे डाल लेते हैं एक नजर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी विपक्षी पार्टी की। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक आप जानते हैं 47 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 19 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने यानी कि मायावती की पार्टी ने जीती थी। तो पहले बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया दमदार तरीके से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक वो हरदोई पहुंचे और हरदोई पहुंच के उन्होंने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर कहा कि जो सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनके साथ जिन्ना थे, ये तमाम एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और इन्होंने देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें अहम योगदान दिया था। अब यहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर अखिलेश यादव को ये बयान देने की जरूरत क्या पेश थी? अगर अखिलेश यादव को जिक्र ही करना था तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र कर सकते थे, कह सकते थे कि जैसे सरदार पटेल ने तमाम, भाई अंग्रेजों ने तो कह दिया था ना कि सारी रियासतों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन सरदार पटेल ने सबको इकट्ठा करके एक इंडिया, एक भारत बनाने का काम किया। वैसे ही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने देश को दिशा देने के लिए एक संविधान दिया, उनका जिक्र कर सकते थे, लेकिन जिन्ना का जिक्र किया। आखिर क्या वजह थी जिन्ना का जिक्र करना? बाद में अपने इस बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कुछ लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, जबकि बीजेपी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से मुद्दा बना रही है। और कल बनारस में खड़े होकर अमित शाह ने कहा कि हमारा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। तो समाजवादी पार्टी जिन्ना लेके आ रही है, जिन्ना लेके आ रही है तो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। तो जिन्ना का जिक्र करना समाजवादी पार्टी के लिए किसी तरीके से, किसी भी रूप में अच्छा तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने जिक्र क्यों किया? तो कुछ लोग कुछ चीजें कर रहे हैं, 2-3 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट चुनाव होने थे 2019 के, तो लोकसभा में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप दोबारा जीत के आओ और ज्यादा सीटों से जीत के आओ। तो वो क्या था, क्यों मुलायम ने इस तरीके का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को दिया था? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग था। इसके अलावा लोग जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक पार्टी के दौरान उत्तर प्रदेश में गए, जो यादव परिवार में पार्टी थी, और वहां पे मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी से कहा कि अपने भतीजे का ध्यान रखना। ये तमाम चीजें लोग जोड़ रहे हैं और इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि देखिए, शायद अखिलेश यादव को समझा दिया गया है कि 80 बरस की उम्र में उनके पिता को जेल भेजा जा सकता है, और उसी की वजह से उन्होंने जिन्ना का जिक्र करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप को और अपने पिता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो इस देश के अंदर लालू प्रसाद यादव हो नहीं सकता कि 5-6 साल जेल में रहा हो, वहां रहते हुए भी उसी तरीके की टोन थी, बाहर निकलने के बाद भी उसी तरीके की टोन थी, और उसे पता था कि जेल भेजा जा सकता है, फिर भी वो उसी अंदाज में बात करते थे। क्या इसी वजह से जिन्ना का जिक्र किया गया है? ये चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं मायावती को लेके। मायावती ने परसों एक स्टेटमेंट जारी किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि हम तो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहीं से बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। क्या मायावती भी अपने आप को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, अपने पार्टी की सत्ता बनाने के लिए, जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही? क्या कह रहे हैं लोग, वो थोड़ा सा देख लीजिए। लोग कह रहे हैं कि आप पंजाब में भी तो गठबंधन करके अकाली दल के साथ चुनाव लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? अभी हाल फिलहाल में, साल भर भी पूरा नहीं हुआ, जब चुनाव हुए थे पिछले साल बिहार में, तो वहां पे भी तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक गठबंधन किया था, वहां चुनाव लड़ा था। तो यहां ये चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं गठबंधन करके? तो लोग कह रहे हैं कि इन्हें भी पता है कि इनके खिलाफ शुगर मिल घोटाला, जो इन्होंने शुगर मिलें नीलाम कर दी थी, बेच दी थी, वो घोटाला आज भी सीबीआई के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, जांच थोड़ी हो रही है उसमें। इसके अलावा ताज कॉरिडोर मामला, इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे मामला, दुनिया भर के घोटाले इनके भाई और भतीजे के खिलाफ भी दर्ज हैं मुकदमे। वो तमाम सीबीआई ईडी उखाड़ सकती है और इनको भी जेल भेज सकती है। तो अपने भाई भतीजे और खुद को बचाने के लिए ये सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं, जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे उभर के आती है कि अगर वाकई में इनको जेल जाने से डर लग रहा है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती एक साथ आ गए थे, तब इनको डर क्यों नहीं लगा था? तो उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, वो था लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर साथ मिलकर लड़ेंगे नरेंद्र मोदी तो आएंगे नहीं। अब नरेंद्र मोदी अगर नहीं आएंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, तमाम एजेंसियां हैं, वो इनका क्या बिगाड़ पाएंगी, इनका क्या नुकसान कर पाएंगी? लेकिन वर्तमान समय की स्थिति यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार भी जाती है, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सत्ता बैठी है ना, वो ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को जेल भेज सकती है। इस तरीके के सवाल लोगों के जहन में उभर रहे हैं। क्या इन सवालों की सच्चाई है
इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक नजरिया उभर रहा था। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, और जो भी आपकी राय हो बेबाक तरीके से जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।